Namaste, Pranam, Hardik Abhinandan, a warm welcome to all our Nari Shaktis joining us and watching us. We bring you a very special discussion on the role of women in different sectors. Through this discussion, we aim to explore how women have made their mark in various fields like art, literature, theatre, and music. They haven't just contributed but have also paved new paths for our future generations. Joining us today are some incredible, beautiful guests who have set remarkable examples in their respective fields. We have Dr. Mrs. Varsha Das, who has served as the director of NBT and National Gandhi Museum, and she is also a writer, poet, and translator, and she mainly writes in Gujarati, Hindi, and English. We have Meeta ma'am, Meeta Vashisht ji, a renowned actor, theatre artist of National School of Drama, and मैम को हमने अपनी ब्यूटीफुल एक्टिंग से कई मूवीज और सीरीज में रस भरते हुए डेफिनेटली देखा ही है. We have Glory Bawa ji, an artist from Sangeet Natak Academy, national awardee, folk and Sufi singer from Punjab. मैम वर्षा जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी. आई हैव ऑलवेज बिन एन एविड रीडर ऑफ वैदिक लिटरेचर, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक राष्ट्र का जो साहित्य होता है वो उसके समाज का एक प्रतिबिंब होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है. तो सबसे पहले तो साहित्य का आपके जीवन में कितना इन्फ्लुएंस था कि आपने साहित्य को चूज किया अपने एक्सप्रेशन के लिए, आपने चूज किया कि वो आपको रिफ्लेक्ट करवाएगा इस पूरे समाज के सामने, तो वो टिपिंग पॉइंट क्या था आपके लिए? मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरा जन्म हुआ उस परिवार में जहाँ माता पिता नाना जी सब लेखक और पत्रकार थे. तो किताबों के बीच में ही मेरा जन्म हुआ, और बहुत मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब से लिखना शुरू कर दिया था. और मेरी पहले मैंने मतलब बच्चों के लिए भी मैं लिखती थी शुरू में, तो मैं जब खुद बच्ची थी. और मेरी पहली किताब बच्चों के लिए थी जगतना पाट नगरो, द कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड. गुजराती में थी, जो मेरी मातृभाषा है. तो उसे गुजरात सरकार ने पुरस्कृत भी किया जब मैं केवल 18 साल की थी. तो इससे बहुत प्रोत्साहन मिला, और माता पिता का प्रोत्साहन तो मिलता ही रहता था. और पिताजी 3 मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे, जो एक थी जीवन माधुरी जिसके संपादक वे खुद थे, दूसरी थी गृह माधुरी जिसकी मेरी माँ संपादक थी, और तीसरी थी बाल माधुरी जो मैं बच्ची संपादक थी. ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया मिली है, और यही मुझे आगे चलकर भी जिंदगी में काम आई. बहुत अनुभव रहे जी. मीता मैम, हम वर्षा जी ने जो बताया, वर्षा मैम ने बताया, उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहेंगे कि हम जब वैदिक लिटरेचर साहित्य पढ़ते हैं, तो चाहे वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, चाहे वो हमारे उपनिषदों में जो संवादात्मक नेचर होता है, चाहे वो हमारे पुराणों की कथाएं, वो हमें एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड देती हैं नाट्य शास्त्र को समझने का, कि कैसे प्ले राइट्स लिखे जाते हैं, कैसे अलग अलग किरदार निभाए जाते हैं. तो मैम, सबसे पहले तो आपके लिए वो पॉइंट कहाँ था कि आपने इस कला को चूज किया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और कैसे साहित्य ने आपको प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए? साहित्य हमारी कला का तो एक बहुत अटूट हिस्सा है. अक्सर आजकल एक्टर्स कहते हैं कि हमें लिटरेचर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या पोइट्री या काव्य में क्यों जाएं, हमको तो एक्टिंग करनी है. पर इतना मैंने अंग्रेजी में एमए की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ में बड़ी पली लेटर. तो आई वाज डूइंग एमए इन इंग्लिश जब पहला नाटक बिना कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, मतलब ना प्राइजेस के लिए नहीं किया. तो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं साहित्य पे ही टिकती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने एमए इंग्लिश में भी लिटरेचर लिया. लिटरेचर में सॉरी अमेरिकन ड्रामा एक सब्जेक्ट था, तो वो चूज कर लिया, ड्रामा जहाँ तक अवेलेबल था उस समय. तो और वैसे भी हम लोगों के उन दिनों कॉलेजेस और स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा लिटरेचर पे फोकस होता था, हिंदी लिटरेचर पे भी, इंग्लिश लिटरेचर पे भी. तो इवन एट द एज ऑफ 6 मेरी मदर जो थी, उन्होंने हमें जो स्लाइटली एब्रिज्ड वर्जन है टॉम सॉयर की, है वो द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, वो पढ़ी थी, मुझे बैठा के पढ़ती थी रोज 6 पन्ने.
और जैसे ही उन्होंने वो पुस्तक खत्म की हमें पढ़ाना, तो मैंने उठा के खुद पढ़ना शुरू किया। और मुझे याद है बचपन में हम लोगों को जो बर्थडे प्रेजेंट्स मिलते थे अपने जन्मदिन पे या कोई भी गिफ्ट था, वो किताब होती थी हमेशा। वाह! वो अच्छी खासी किताब होती थी, तो लाइब्रेरी थी पूरी बचपन से ही, 6-7 साल की उम्र से। और हमारे आप वो सिर्फ़ हमारे परिवार में नहीं था, वो एक माहौल था कि आप अगर बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, तो किताब दीजिए। सो आई थिंक लिटरेचर, पोएट्री, रीडिंग क्वाइटली अपने आप में is a very, very important part of your inner development as an actress. And for theater, it is a complete must. तो मैम लिटरेचर ने आपको वो शक्ति कब दी कि आप बुक से हटकर उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर आए? वो जो इवेंट था वो क्या था? That was a very strange event. मैं 19 साल की थी जब मैं सेलर वेलर थी और मैं एमए इंग्लिश कर रही थी। और हम लोग एक नाटक करने जा रहे थे। जो इंग्लिश डिपार्टमेंट की मेरी टीचर थी, उन्होंने, माने कॉलेज की टीचर थी, मैं ऑलरेडी इंग्लिश डिपार्टमेंट में आ गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आँखों में कुछ है, तो तुम ही ये कैरेक्टर कर सकती हो। ये नाटक था कांच घर, जो अभिनेत एक थिएटर ग्रुप था चंडीगढ़ का। वो उनमें सब, बल्कि मेहदी रत्ता साहब और चंडीगढ़ के जितने पोएट्स और राइटर्स थे, उन्होंने बनाया था ये थिएटर ग्रुप। तो उसमें उन्होंने टेनेसी विलियम्स का नाटक लिया था द ग्लास मेनाजरी, जो बड़ा एक नाज़ुक-सा नाटक है, बड़ा नाज़ुक-सा उसका कैरेक्टराइज़ेशन है। नाटक के 2 हफ्ते पहले मेरी जो बोट थी, मैं सेलर भी थी चंडीगढ़ लेक में, तो वो उलट गई और मैंने बहुत सारा गंदा पानी पी लिया हो गया, तो मैं बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ी और हॉस्पिटल में थी। जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉडी, ऑलमोस्ट बहुत कमज़ोर। तो एक अजीब-सी बात हुई, एक तो मुझे अपने प्ले की सारी लाइनें याद थीं, क्योंकि रिहर्सल्स शुरू हो चुके थे और रन थ्रू शुरू हो चुके थे मेरे बीमार पड़ने से पहले। 4 एक्टर थे उस प्ले में, मुझे सबकी लाइनें याद थी, उनकी भी। मूव सब याद थे। और फिर एक अजीब बात हुई, मैं जब स्टेज पे खड़ी थी, तो मुझे अचानक ऐसे लगा कि मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस उम्र में, 19 साल की उम्र में आप बहुत कौतूहल में जी रहे होते हैं अंदरूनी, कि मुझे ये बनना है या वहाँ जाना है। हालाँकि सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन वो उम्र ऐसी होती है कि आपके हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि आप कौतूहल में ही रहते हैं। तो उस समय जब मैं स्टेज पे थी, कुछ अजीब हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे मैं डायलॉग बोल रही थी और एकदम अपने कैरेक्टर में थी, जैसे अगर कहा जाए, तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से बहुत सारी छोटी-छोटी कोपलें निकल के ऑडियंस में फैल गई हैं और ऑडियंस के साथ जुड़ गई हैं, और 700 कोपलें थी, छोटे-छोटे, क्योंकि 700 लोग थे ऑडिटोरियम में, टैगोर थिएटर में। और मुझे एक अजीब, जो बाद में मुझे समझ में आया, कि जब स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं ना कि आप अपने में पूरी तरह से उतरे हुए हैं और साथ में आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये एक्सपीरियंस मेरा कांचघर के दौरान हुआ, जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था लाइफ में। अगर मैं बस ये एक्सपीरियंस अपने ताउम्र में ले सकूँ, अपनी ताउम्र में, तो मुझे और कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, तुम्हें सिर्फ़ एक्टिंग करनी है थिएटर में, और ये थिएटर ही तुम्हारा मार्ग है और तुम इसी में टिकी रहो। दैट वाज़ माय टर्निंग पॉइंट ऑफ आफ्टर एमए जॉइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, and knowing that for the rest of my life I will only be acting. वाह! ग्लोरी जी, मीता जी ने अभी एक स्पिरिचुअल साइड की बात करी कि कला आपके अंदर वो स्पिरिचुअल साइड कैसे अनलॉक करती है। तो जैसे-जैसे मैंने अपना अध्ययन आगे बढ़ाया, मैं काफ़ी सालों से अध्ययन कर रही हूँ, मैंने एक छोटी-सी बात रियलाइज़ करी कि संगीत एक योग से कम नहीं होता, और जो व्यक्ति संगीत को समझ लेता है, संगीत का पार्ट बन जाता है, वो एक योगी से कम नहीं होता। तो आपने योग का यही मार्ग क्यों चूज़ किया अपने जीवन में अपने एक्सप्रेशन के लिए? एक्चुअली मैम, हमारा जो परिवार में ही म्यूजिक था शुरू से। वाह! आप ये कह लीजिए शुरू से, जैसे मेरे माताजी, वो गुरमीत बाबा जी, अ, पद्म भूषण गुरमीत बाबा जी, तो उनको भारत सरकार की तरफ से फोक के फील्ड में उनको मिला था ये पुरस्कार। तो घर का माहौल होने की वजह से ही मतलब नेचुरली हम इस चीज में आ गए कि शुरू से, कि जैसे लोरियां सुनाते हैं माताजी हमें, तो वो स्वरों के, वो भी स्वर है जो हमारे कानों में पड़ते हैं, वो भी स्वर है। तो जो हमने माताजी के थ्रू सुना, जो हमारा घर का माहौल था, उसको देखकर हमने, मतलब हमें यही महसूस हुआ कि यही हमारी मंजिल है, हमें इसी तरफ ही जाना है। तो बचपन से ही फोक तो हमारे घर में था ही,
तो क्लासिकल को हमने चूज किया कि हर चीज की एक ग्रामर होती है, तो जी। संगीत की ग्रामर जो है वो उसका क्लासिकल है। वो जी। जो म्यूजिक जो है मैम, जो हमने शुरू से पढ़ा है, आप जैसे भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र इसकी बात कर रहे थे, ये भी हमारे संगीत में पढ़ाया जाता है। जी। तो ये सारे साहित्य जो हमारे म्यूजिक में पढ़ाए गए हैं, उसमें एक ही बात है कि जो संगीत है वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की एक सीढ़ी है। बिल्कुल। तो घर में संगीत होने से और लिटरेचर पढ़ने से, जो संगीत का हमने लिटरेचर पढ़ा, तो मैम यही चूज किया, इससे बेस्ट हमें कुछ नहीं लगा जी। कि इसी जन्म में अगर संगीत के माध्यम से हमें ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का और ये यौगिक एक जो ये एक्सपीरियंस है वो मिल जी। जाए, तो मुझे वो मात्र मैम संगीत ही लगा, इसलिए इसको मैंने चुना, संगीत को। मैम, आप तीनों के केसेस में मैंने एक चीज जो नोटिस करी वो ये थी कि आपके पेरेंट्स ने हमेशा एक फाउंडेशन ले करी आपके लिए कि आप अपने एक्सप्रेशन को इतना बोल्डली सबके सामने ला सके। और हम अभी मैत्री जी की बात कर रहे थे, साथ ही में लोपामुद्रा भी है जो हमारे वैदिक साहित्य में आती हैं, जिनका योगदान इतने गूढ़ और इतने सिग्निफिकेंट लेवल पर रहा है कि हम उस पे खड़े हो पा रहे हैं आज, वो भी इतनी सशक्तता से। बट कहीं ना कहीं हम ये फील करते हैं कि सोसाइटी में जो विमेन संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं और जो प्ले राइट्स हैं, उनको रिकग्निशन थोड़ा सा कम मिलता है। तो वर्षा जी, सबसे पहले आपके साथ शुरू करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उन सबको थोड़ा सा रिकग्निशन दिलवाने के लिए, एज सोसाइटी, एज पीपल इन इन्फ्लुएंशियल रोल्स। तो सबसे पहले तो खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए. You have to demonstrate in your own life so that others are inspired, you know. जी। Because एक जमाना था जब स्त्रियां इतना मतलब इतनी सारी नहीं थी जो समाज के में बाहर आके कुछ अपनी बात कह सके. थी पर कम थी, उनकी संख्या बहुत कम थी. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन लोगों ने जो थोड़ा बहुत काम किया और उनको जो रिकग्निशन मिला, उसकी वजह से और लोग भी इंस्पायर हुए. जैसे कहा जाता है ना कि गांधी जी स्त्रियों को रास्ते मतलब घर के बाहर ले आए सत्याग्रह करके. हाँ, तो उसी तरह से साहित्य में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके कारण हम देखते हैं कि कई महिलाओं ने लिखना शुरू किया जिन्होंने पहले कभी नहीं लिखा था. जैसे कि हमारे घर में ही मेरे पिताजी ने मेरी माँ को प्रोत्साहित किया लिखने के लिए, और 1940 में उन्होंने बंगला सीखी और पथेर पांचाली का गुजराती में अनुवाद किया, जो पहला अनुवाद था. और उन्होंने मातृत्व नाम की एक पुस्तक लिखी मेरे जन्म के बाद कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड हाउ द वुमन शुड लुक आफ्टर हरसेल्फ, और फिर बाद में बच्चों की परवरिश कैसे की जाए. अब दिस वाज अ पाथ ब्रेकिंग बुक एट दैट टाइम. आजकल तो बहुत कुछ है और काफी कुछ बदल भी गया है, लेकिन ऐसे लेखकों ने बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया और महिलाओं के बारे में भी लिखने वाले धीरे धीरे बढ़ते गए. जैसे एक पुस्तक आई विमेन इन सत्याग्रह, जो कई दूसरी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ. तो महिलाओं का क्या योगदान था ये बताना, उस पे लिखना, उसके बारे में बोलना, लोगों तक उसे पहुंचाना, और मुझे लगता है स्कूल कॉलेज में भी जाकर इसकी बातें बच्चों के साथ करना बहुत जरूरी है. लिखने वाले पूरे देश में हर राज्य में महिलाएं हैं, उनको एक मौका मिलना चाहिए और प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. जैसे साहित्य अकादमी ने एक गुजराती कविताओं की एक पुस्तक प्रकाशित की, आधुनिक गुजराती कविताएं नाम से, जिसका अनुवाद मैंने हिंदी में किया और उन्होंने इसका प्रकाशन किया.
तो ये भी मतलब आधुनिक कविताओं में भी क्या हो रहा है, किन विषयों पे लिखा जा रहा है, जी महिलाएं कौन से विषय चुनती हैं, ये हम्म। सब बहुत आवश्यक है समझना, और उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी क्या रही होगी। मीता जी, सेम क्वेश्चन आपसे, बट उससे पहले थोड़ा सा मुझे ये जानना है कि आपके लिए ऐसे फीमेल प्ले राइट या फिर डायरेक्टर्स या इन्फ्लुएंशियल वुमेन कौन रहे हैं जिन्होंने आपको ओवर टाइम, जैसे आपकी जर्नी शुरू हुई व्हेन यू वर 19, बट कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि वो उतना कौतूहल होता है तो वो थोड़ा सा एग्जिस्ट आगे भी करता है, तो उस कौतूहल के टाइम में ऐसे कौन से फीमेल रोल मॉडल्स रहे हैं जिन्होंने आपको उस टाइम पर वो दृढ़ता और वो एक टाइप का, क्या कह सकते हैं, पावर प्रोवाइड करी है? तो देखो, कौतूहल में अक्सर आपको जब आपका मार्ग मिल जाता है तो कौतूहल अपने आप में एक एक फोकस पा लेता है। हो जाता है बट बिल्कुल। डेफिनेटली मेरी माँ मीनाक्षी वशिष्ठ मेहता, शी इज ऑल्सो गुजराती बट brought up in UP. My grandfather was an agricultural scientist, Dr. T.R. Mehta. So all his postings were in places like Allahabad and Kanpur, and he was born in Banaras. So, you know, we are all such a mix of so much. So, मेरी मदर मुझे ना बड़ा शौक था जब मैं 6 साल की थी कि अपने बालों में कर्लर वर्लर लगाऊं, और जी होता है ना बच्चों को, और आप देख रहे हैं आसपास का 60s में, और किसी तरह के ड्रेस पहनूं। तो मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, और वो मेरे ऊपर कहर की तरह नहीं बरसी, लेकिन उन्होंने देखा 2-3 दिन से कर्लर लगाती है, रोज रात को सोती, फिर सुबह बाल वही सपाट सीधे, तो लगी हुई है अपना कुछ ये सब। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही, उन्होंने कहा देखो, जो सुंदरता है ना, वो सिर्फ कहते हैं वो सिर्फ चमड़ी तक सीमित होती है, हाँ, स्किन डीप जिसे कहते हैं, और आगे चल के ना अगर तुम्हें अपने आप को चाहती हो कि तो लोग तुम्हें निहारें और तुम्हारी तारीफ करें, तो तुम्हें अपना दिमाग बढ़ाना है। इसलिए मेरा बचपन बहुत उस तरह से बहुत इन्फ्लुएंस रहा, बहुत अलग किस्म के यू नो कल्चरल, सोशियोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस, एवरीथिंग वाज देयर। तो माय मदर वाज ऑलवेज समवन। और फिर जब 19 साल की उम्र में ये कांचघर के बाद जब मुझे लगा मुझे एक्टिंग ही करनी, तो आप सोचिए 1970 व्हाट वाज इट 80 82 83, कोई एक्टिंग के बारे में नहीं सोचता था एज अ करियर कि एक्टिंग क्या होता है। मैंने क्योंकि एक हिंदी फिल्म में थी, बॉलीवुड नाम नहीं आया था, थिएटर भी मैंने हम उतना ही था, और तो फोकस था कि कुछ बनो, आईएएस बनो या डॉक्टर बनो या कुछ तो बनो, और दिमाग है तो आईएएस में क्यों ना कदम रखा जाए, जो भी है एग्जाम तो दो। तो वो सब मैं कर चुकी थी, इधर एग्जाम दिया, वो दिया, बट फाइनली व्हेन आई डिसाइड आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस, तो मेरी माँ एकदम क्लियर थी, कहती कि देखो, अगर अंदर से आवाज आई है, अब सोचो एक माँ जो ताउम्र हाउसवाइफ ही रही, जब तक हम लोग बड़े नहीं, उन्होंने अपना टीचिंग का करियर नहीं शुरू किया, तब तक हम लोग पूरी तरह बड़े नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं हो गए। बीएड किया था उन्होंने, फिर भी उन्होंने घर पे ही रहे हम लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें अगर अंदर से ये आवाज आई है तो उस आवाज को सुनो, और अगर वो इतनी तगड़ी है वो आवाज, तो फिर किसी और की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। हमारे आसपास ये थी मेरी माँ, मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरी नानी, ये ऐसी महिलाएं थी। और वैसे भी उन दिनों 60s का माहौल में कितनी महिलाएं थी, जी पॉलिटिकल स्पेस में कितनी महिलाएं थी, जी you know, and in the space of literature the greatest dancers were women, you know. and जब हम लोग ने एनएसडी ज्वाइन किया तो हमें पता चला कि कमला देवी चट्टोपाध्याय थी जिन्होंने पहली बार एशियन थिएटर को डिफाइन किया था, कि एशियन थिएटर अलग चीज होती है, वो हमारी अपनी वसीहत है, उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, उस पर सेमिनार्स उन्होंने शुरू किए। तो ये जो एनएसडी में और थिएटर में आने से जितनी महिलाओं के बारे में हमें पता चला, दैट केम लेटर, बट आई थिंक जो बचपन का स्पेस था उसमें जो फेमिनिन स्पेस थी वो बहुत स्ट्रांग थी। Basically, the women that we saw when we were growing up, whether it was in the political space, the social space, in our own families, and even when you travel through India, you see women are the ones working. और पिताजी फौजी थे, तो हम तो कौन कौन सी जगहों में नहीं गए हैं, यू नो, इंटीरियर्स में गए हैं, वहां पे आप महिलाओं की शक्ति देखते हैं, वो किस तरह से संभालती हैं। मेरी अपनी दादी जो थी, जैसे हरियाणा में हमारा गांव है, तो जब भी हम गांव जाते थे तो देखते थे महिलाएं संभाल रही हैं सब कुछ, जी अक्सर मर्द बैठे हुक्का फूक रहे हैं पार्ट में।
महिला है जो खेत का संभाल रही है, जो गेहूं कटा है और जो फसल कटी है उसका हम्म, हिसाब किताब, साथ में बच्चे भी पल रहे हैं, साथ में गाय को कब चारा देना है, ये सब so I've just grown up with a world that was peopled with the most in multifaceted women, भले वो गांव की हो या आपके अपने घर में हो या कॉलेज एजुकेटेड हो या ना हो, नारी शक्ति कुछ अलग ही है हमारे देश में। जी। तो मैम आपकी फील्ड में इस नारी शक्ति को थोड़ा सा और रिकग्निशन, थोड़ा सा और एम्पावरमेंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा और नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा और देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्री में जहां तक फिल्म्स है वहां पे यू हैव टू स्पेस स्केल्स इक्वल करने पड़ेंगे ओके। फॉर एवरीवन, बिकॉज ये कहना कि ये इंडस्ट्री इनके ऊपर चलती है नहीं चलती, हमें सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री है नहीं, वो एक खचर पचर सा है जिसमें सब चल रहा है। देयर आर नो प्रॉपर रूल्स कि अगर ये इंसान ये इतने घंटे दे रहा है या इतना ये रोल है या ये रोल है या ये रोल है, तो मुझे लगता है कैटेगरीज होने चाहिए और वो कैटेगरीज मेल एक्टर और फीमेल एक्टर के लिए सेम होने चाहिए। जी। लीड रोल में है तो ये होना चाहिए, अगर एक फिल्म बन रही है तो उसमें कौन सा परसेंटेज कितना इस पे खर्च होगा, कितना इस पे, कितना राइटिंग पे, कितना एडिटिंग पे, कितना ये तो जरूरी है ही। एट द सेम टाइम आई थिंक जो महिलाओं की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, हमें उस पे उसका डिस्कोर्स बदलना, उसकी लैंग्वेज बदलनी है। हमें जी। ये नहीं कहना कि हमें मर्दों के पार के इक्वल आना है, हमें ये कहना है कि मर्दों को हमारे इक्वल आना है। We are always talking about equality with men, but men are not, we have many more powers. तो जी। औरत की जो खूबियां हैं उस पे ज्यादा फोकस दिया जाए। I want rights for what I'm worth, and I have no comparison with with men. They need to up their game to compare themselves with me. जॉरी बाबा जी, इससे पहले मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं, एक चीज ये थी कि जो कि मीता मैम के पूरे कॉन्वर्सेशन में से निकली कि अगर हम पूरे वैदिक काल में भी जाते हैं ना, तो हमें दिखता है कि ऐसे बहुत सारे सूक्त और मंत्र हुआ करते थे जिनके गायन के लिए स्त्रियों का उपस्थित होना बहुत ज्यादा अनिवार्य बताया जाता था। बट अगर हम वहां से लेकर आए, वहां पे तो हमें स्टिपुलेटेड दिखता है, हमारे वेदों में लिखा है कि स्त्रियों का अनिवार्य है इस चीज को अटेंड करना। बट ओवर टाइम शायद से समय कुछ इतना खराब रहा, ओवर टाइम हम थोड़ा सा गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होते रहे, तो वो रिकॉग्निशन अब कहीं ना कहीं बिखरा हुआ ही नजर आता है। आपकी फील्ड में भी आपने चाहे आपके पास इतना सारा सपोर्ट था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेस किया ही होगा ये चीज कि वो रिकॉग्निशन के लिए फाइट करना पड़ता है। तो आपके लिए वो रोल मॉडल्स कौन थे, आपके लिए वो फाइट कैसी थी, और आप जो आजकल फाइट कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, प्लीज? मैम, शुरू से मेरे रोल मॉडल तो मेरे मॉम थे। हर जी। बच्चे का रोल मॉडल उसकी माँ ही होती है जी, जिसकी लैब में हम पढ़ते हैं। जैसे मीता जी ने बताया कि उनके माता जी कितने सशक्त जी। थे, हर चीज को संभाल लेना, बस बच्चों को कह देना टेंशन नहीं लेनी, हम है ना, बस टेंशन नहीं, बस बच्चों की वैसी रोल मॉडल मेरी माँ थी। लेकिन इस फील्ड में, हर फील्ड में औरत को किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। जी। गायकी में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि लगता है हमें, जैसे मैं मानती हूँ साहित्य के क्षेत्र में भी है, फिल्म इंडस्ट्री में भी है, हर फील्ड में जो औरत है वो फाइट कर रही है अपने अस्तित्व के लिए। अगर ये हमारी जो ये डिस्कशन हो रही है, अगर इसका निष्कर्ष हम निकालें, हम इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं कि औरतों की हम एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड पे लेके आना, ये अभी भी इस पे काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा, किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आजकल के गांव की, मैं अभी की भी बात कर रही हूँ, आजकल के गांव में जो औरतें हैं हमारे पंजाब में, क्योंकि मैं बाहर के प्रदेशों में तो गांव में जाने का मुझे इतना मौका नहीं मिला, मैं ये पंजाब के जो गांव की रहने वाली औरतें उनकी बात कर रही हूँ। तो वो घर में ही काटती हैं, बुनती हैं, काम करती हैं, और वो चीजों को गुनगुनाती हैं, और वो जो चीजें गुनगुनाती हैं वो हमारे लोकगीत बने, वो हमारे लोकगीत हैं, हमारे लोकगीतों की रचयिता औरतें हैं। तो उन्होंने रच तो दिए,
लेकिन उनकी रिकॉग्निशन नहीं मिलती उनको, हम्म, क्योंकि वो तो चार दीवारी में ही रह गए। ठीक है, लोकगीत बाहर आ गए, लेकिन इसको पहले गाने वाला कौन था ये नहीं मालूम है। तो इस चीज को बाहर निकालने की जरूरत है। हमारे घर घर में हुनर है, हमारी औरतें बहुत हुनरमंद हैं। हम यहाँ पर इस वक्त, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं आई फील वेरी प्राउड। संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो संगीत नाटक अकेडमी ने बहुत सारा काम करा, बहुत काम करा, औरतों के लिए बहुत काम करा। उनकी चेयरपर्सन भी औरतें रही हैं, और मेरे मम्मा भी जैसे गांव से निकल कर आए थे, और उनकी फोक सिंगिंग को भी संगीत नाटक अकेडमी ने बाहर निकाला, और उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। और ऐसे कला धरोहर जिसकी तरफ से औरतों को काफी आगे लेके आया जा रहा है, लेकिन अभी फिर भी कहीं ना कहीं में बहुत खला है, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अभी हम 100% नहीं गए हैं, यू कैन से। अभी बहुत कुछ है जो करने वाला है, और बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। मैम, एक मैंने कला दीक्षा भी इनिशिएटिव रिसेंटली पढ़ा था, तो आप उसके बारे में और बता सकते हैं कि कला दीक्षा ने कैसे आपके आसपास के जीवनों को आगे बढ़ाया है या इम्पैक्ट किया है? ये कला दीक्षा मैम संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से एक शुरू किया गया प्रोग्राम है। जैसे हमारे पहले सनातन धर्म में होता था ना, गुरु शिष्य परंपरा के तहत जी जी। हम सीखते थे, जो हमारा गुरु के मुख से जो हम्म हमने सुनना है वो हमने ग्रहण करना है। हम्म हमारे संगीत के जो घराने हैं उनमें भी आज भी ऐसे ही शिक्षा दी जाती है जो हमारा गुरु सिखा रहा है। तो ये परंपरा है, और ये सम्मानित करती है हमारे जो दिग्गज आर्टिस्ट हैं, जो घरानेदार आर्टिस्ट हैं। घरानेदार मतलब हमारे संगीत के कई घराने हैं मैम, जैसे जी पटियाला घराना है, जांडला घराना है, किराना घराना है, बनारस घराना है, बहुत बिल्कुल। सारे घराने हैं, और बड़े बड़े दिग्गज है वहां पे। तो जिनका तो नाम लेना ही मेरे लिए बहुत, मैं तो नतमस्तक हूँ जी उनके आगे। तो ये जो कला दीक्षा है, ये उन जो घरानेदार, जो वो बड़े बड़े हमारे दिग्गज सिंगर बैठे हैं, जो स्तंभ हैं हमारी म्यूजिक, क्लासिकल सिंगिंग का या फोक सिंगिंग आपको बोले, तो उसको सम्मानित करती है। तो इसके तहत इन्होंने काफी प्रोग्राम इनिशिएट किए। संगीत नाटक अकेडमी ने बुंदेली लोकगीत ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने शुरू करा था। तो वहां पर श्रीमती उर्मिला पांडे जी, वो बुंदेली आर्टिस्ट हैं, वो उन्होंने वहां पर सारा कार्यभार उनका संभाला, सब देखा, सबको दीक्षा दी। और ऐसे लेपचा फोक एंड ट्रेडिशनल प्रोग्राम हुआ था वहां पर। तो तुक सिंह लेपचा जी ने वहां पर काम किया था। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये जो इस चीज को आगे लेके आई है संगीत नाटक अकेडमी, तो ये अपने आप में एक तो ये होगा कि हमारा जैसे जो हमारा गुरु है वो गुरु ही है, हम्म जो शिष्य है वो शिष्य ही है। बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं जैसे स्कूल्स में हो रहा है कि कई, मैंने स्कूल्स में भी देखा है कि हम्म, हमारा एटमॉस्फेयर बदल गया है, टीचर और स्टूडेंट की परिभाषा बदल गई है। हम्म लेकिन ये जो हमारी सनातन धर्म से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा थी, बिल्कुल। जैसे आपने रामायण में भी पढ़ा होगा कि श्री रामचंद्र जी गए थे ग्रहण करने, तो पांडव भी गए थे ग्रहण करने, श्री कृष्ण जी भी गए थे, गुरुकुल में गए थे। और ये गुरुकुल, गुरु शिष्य परंपरा, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव मैम। और मैं रियली, संगीत नाटक अकेडमी है जो ये बधाई की पात्र है, उन्होंने ऐसा इनिशिएट शुरू किया। थैंक यू सो मच मैम। वर्षा मैम, एक चीज ये कि आपने इतने सारे साहित्य लिखे हैं, इतने सारे पढ़े हैं, तो एज अ सोल्यूशन हम आज के जो साहित्यकार हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट मेनली फीमेल, की उनको और थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि वो डेफिनेटली उसको पढ़ें। और दूसरी बात ये कि एज अ सोल्यूशन हम गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साहित्यकारों को और कैसे बढ़ावा दिया जाए या प्रोत्साहन दिया जाए? सरकारी संस्थाएं इसमें बहुत हेल्प कर सकती हैं, जी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। जी तो कुछ ऐसे कार्यशालाएं हों, वर्कशॉप्स हों, जहां उनको इनवाइट किया जाए, या कोई विषय दिया जाए जिस पे वो लोग लिख पाए, क्योंकि ये जो कला है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको हजारों लोग देख रहे हैं, जबकि लेखन कला में शुरुआत तो होती है मैं और मेरा कागज और कलम। हाँ, तो बहुत अलग तरह का वो अनुभव है। लेकिन अपनी बात को लिख पाना
ये एक तरह का आउटपोरिंग of any kind of emotion, which is a wonderful way of liberation. हाँ, और जैसा कि आज आप महिलाओं की बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 8 मार्च आ रहा है, पर वो एक ही दिन क्यों साल में? हाँ, हम बातें करते रहें और ऐसे मौके हमें मिलते रहें, so that there is more interaction, and जब वो किसी ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म पे आता है तो बहुत दूर तक पहुंच पाता है। बिल्कुल। तो ये भी चलता रहे। 8 अब 2026 के 8 मार्च का इंतजार ना करें, बिल्कुल। है ना? मीता मैम, सेम क्वेश्चन टू यू कि सबसे पहले तो एनएसडी का कैसे कंट्रीब्यूशन रहा है फीमेल लीड में लोगों को प्रोत्साहित करने का, और दूसरी बात, अगर हम कुछ सजेशन देना चाहें मिनिस्ट्रीज को या पीपल इन पावर को कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो आपका क्या इनपुट होगा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी का अस्तित्व एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जिसने बहुत सारे जनरेशन्स को जोड़ के रखा है। जी। फ्रॉम जब से वो बना था अब तक। तो एक नदी सी, सरस्वती नदी अगर नीचे चली गई है जमीन के नीचे कहीं, पर ये सरस्वती नदी है जो बह रही है, जो ऊपर है, जो दिख रही है, और इससे जुड़ा हर कोई जो है, जो यहाँ 3 साल गुजार के पढ़ के सीख के जाते हैं, भले वो आदमी महिला हो या आदमी हो। और मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा एक संस्था का होना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जगह है जहाँ पे महिलाएं और पुरुष यौवन, या कई बार तो हमारे क्लास में तो 45 साल के भी थे, पर उस उम्र में जब आपके पास ये डिमार्केशंस बड़े अजीब से हो जाते हैं कि तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, वो सब यहाँ पे थोड़ा सा पिघलने लगते हैं, आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, जी। और कला के माध्यम से आप जुड़ते हैं। और कला के एक्सप्लोरेशन में, भले वो लिटरेचर हो, डांस हो, म्यूजिक हो, क्योंकि थिएटर में सब कुछ आता है, तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के बारे में। जैसे जब हम शिव शक्ति की बात करते हैं, यिंग यांग की बात करते हैं, तो ये दिस इज द बैलेंस ऑफ द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। जैसे कि माना जाता है कि हर इंसान का शरीर आधा भाग जो लेफ्ट है वो फेमिनिन है, राइट। आदमियों में भी, और राइट जो है वो मैस्कुलिन है। इसी से, वहीं से तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट आया है। भले आप उसको रिलीजियस तरीके से देखें, पर एक्चुअली वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, whether you're a male or a female or a transgender or anybody. So this ability to negotiate that feminine space and the and उसका जो एक मैंने, और वो लिटरेचर में कैसे मौजूद है, पोइट्री में कैसे, the masculine feminine balance, it's only there in the arts, whether it's the art of literature and writing and poetry, or the art of music and singing and creating music, or the art of performance. It's a constant play of the masculine, the feminine energies in the most beautiful way. No? तो ये जो हमारी जो संस्थाएं हैं आर्ट्स की, ये इस वजह से बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समाज को सभ्य रखने के लिए ऐसी इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी है। You know? Now the other thing is, I was just thinking, किसी भी सिविलाइजेशन में जब आर्ट्स एक लेवल पे रही है तो उसे गोल्डन पीरियड माना गया है। इकोनॉमिक्स का भी गोल्डन पीरियड माना गया है। बिल्कुल। अगर हमारा गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड था, या जब भी हमारे हिस्ट्री में जो पूरा देखा जाए, जैसे गोल्डन अगर हमने कहा है, तो उसमें एक तरफ पैसे का दबाव, हमारे पैसे का होना बहुत, और उस पैसे से क्या करते थे, जितने लोग थे वो कलाओं में डालते थे उसे। इसलिए आपके नवरत्न थे कोर्ट्स में, कि महान कवि, महान लेखक, महान गायक, महान म्यूजिशियन, महान एक्टर, महान विदूषक। I think it's very important for any government, any to take the arts as very serious subjects of
improving the whole collective consciousness of society, Hmm. of improving the level of awareness education of any country. बिल्कुल. So it has to be funded. ग्लोरी जी, आपने कला दीक्षा के बारे में बात करी, तो आपके पास अगर और कैसे सॉल्यूशंस हो जो कि हम मिनिस्ट्री तक पहुंचा सके, पीपल इन पावर तक पहुंचा सके, जो कि संगीतज्ञ को और संगीत को आगे थोड़ा सा प्रोत्साहित करे, ले जा सके. मैम, जैसे मैंने बताया, जैसे मीता जी ने तो सब कुछ बता ही दिया ऑलरेडी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, क्या हमारे काम अभी करने वाले हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं. तो जैसे मैम, मेरे माताजी भी यही करते थे, मैं भी यही कर रही हूँ कि गांव गांव जाके जो हमारी नानी दादियां बूढ़ी हो चुकी हैं हम्म. उनसे लोकगीत इकट्ठा करें, क्योंकि उनको लोकगीतों को निकालने वाला कोई नहीं था. उनको इकट्ठा करा, उनको इकट्ठा करके उनको लिपिबद्ध करके, लिपिबद्ध मीन्स उनको उसकी सारी नोटेशन बना के हम्म. उसको राग और ताल के अंडर करके, और मैंने और मेरे माताजी ने इनको रेडियो पे गाया, क्योंकि ये नानियों दादियों के साथ ही ये चले जाएंगे. ये बिल्कुल. तो उनके पास खजाना है लोकगीतों का, जो उन्होंने अपने टाइम पे बनाए घर बैठ के. जी. तो हम ये काम ये कर सकते हैं कि गांव-गांव जाके कोई ऐसा, जैसे गांव के सरपंच है, जैसे मीता मैम जी ने बोला कि उनको ही सारा क्रेडिट दे दो. तो वो सरपंच है, वो इकट्ठा करके गांव की औरतों को, वो ये सारा जो प्रोग्राम है उनका जो सारा रिकॉर्ड करें, उनको बिठाएं, उनका ये रिकॉर्ड करा जाए, उनके लोकगीतों को, लोक गाथाओं को. हमारी लोक गाथाएं ऐसी हैं जो अनसंग हैं, अभी तक गाई नहीं गई. जैसे हीर रांझा, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन और बहुत सारी ऐसी लोक गाथाएं हैं जो अभी तक अनसंग है, नहीं गाई गई हैं. तो उनको करा जाए, और ये सारा जो खजाना है ये हमारी औरतों के पास है. इनको इकट्ठा करा जाए, क्योंकि मैं तो कर रही हूँ मैम, जितना मेरा लेवल है, जितना मेरी औकात है, मैं कर रही हूँ. तो लेकिन अभी भी मैंने जैसे बोला, बहुत कुछ करना बाकी है. एक तो ये सरकारों को करना बहुत जरूरी है, और जैसे मीता मैम जी ने बोला, गुरु शिष्य परंपरा, जब तक आपके मन में गुरु के लिए सम्मान नहीं होगा, उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप कुछ नहीं सीख सकते. क्योंकि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने. जिन गोविंद दियो दिखाए, गुरु नहीं आपको रास्ता दिखाना है, नहीं तो भटकते रहोगे इधर उधर उधर इधर, कोई आपको मंजिल नहीं मिलेगी. तो ये गुरु शिष्य परंपरा हर आर्ट के उसमें होनी चाहिए, वेदर दैट इज फोक है या ये थिएटर है और ये साहित्य है, इसमें होनी चाहिए. बहुत सारे कहते हैं ना, जब तक हम खदानों को खोदेंगे नहीं तो हमें वो हीरे, वो रत्न, वो जवाहरात नहीं मिलते. तो ये इनको थोड़ा खोदना पड़ेगा, इनको थोड़ा ऐसे खरीदना पड़ेगा, तभी मैम पॉसिबल है. थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए. हमने इतनी सुंदर सुंदर बातें करी, पर एक छोटा सा है ना, फन के लिए रैपिड फायर राउंड करना चाहेंगे. और बस यही है कि थोड़े से क्वेश्चंस है, बट मैं एक वर्ड में या फिर एक सिलेबल में जानना चाहूंगी कि आपके आंसर्स क्या है. तो हम वर्षा जी से शुरू करेंगे, फिर मीता मैम बोल सकती हैं, और फिर ग्लोरी मैम, ऐसे करके एक क्वेश्चन सबके साथ होगा. तो सबसे पहले कि अगर आपको चाय या कॉफी पे किसी एक लेजेंडरी वुमेन राइटर, एक्टर और सिंगर के साथ जाने का मौका मिले, तो आप किसको चूज करेंगे? वर्षा मैम. सिंगर. मुझे कौन? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया सिंगर्स रही हैं. अंजनीबाई मालपेकर से लेकर आज के जमाने में भी, और फोक सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, इसलिए किसी एक का नाम लेना मुश्किल है. मैम तभी तो टफ है क्वेश्चन, एक चूज करना होता. किशोरी आमोनकर. ओके. वाह. मीता मैम. मेरा तो सिंपल हो गया, मैं तो सिद्धेश्वरी देवी जी के साथ, क्योंकि मैंने फिल्म भी की थी उनकी, माने हाँ. सिद्धेश्वरी जो फिल्म है, और उनके ठुमरी से मैं बाहर निकल ही नहीं पाई कभी. ग्लोरी जी. सिद्धेश्वरी देवी. मैं आशा ताई जी. वाह. मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. वर्सेटाइल सिंगर हैं वो. सब कुछ गा लेती हैं, बस ऐसे गा लेती हैं जैसे बाएं हाथ का क्या, बाएं हाथ का भी खेल वहां पे खत्म हो जाता है बस. वो. बिल्कुल. हाँ जी. मैम, आप सबके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में एक फीमेल आर्टिस्ट जिसने आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट किया हो किसी ना किसी पॉइंट पर लाइफ में. वर्षा जी. मीता मैम. मेरी अपनी फील्ड में जब हम लोग थिएटर में एनएसडी में पढ़े थे, तो सुरेखा सीकरी जी, जहाँ झलक मिल जाए उनकी, तो हम लोग ऐसी बच्चों उनको फॉलो करते रहते थे.
मैम एक तो मैं ऑब्वियसली माय मॉम बिल्कुल। गुरमीत बाबा जी एंड वन मोर सुरिंदर कौर जी, शायद आपने भी नाम सुना उनका। जी जी जी। जुत्ती कसूरी पैरी न पूरी, हाय रब्बा तन तुरना पिया। ऐसे बहुत सारे उनके। एक दफा झलक मिली थी मेरे को उनकी, दिल्ली में मैं गई थी तो पंजाब संगीत नाटक अकेडमी में अच्छा। मैं गई थी वहां पे, तो वो जज थी वहां पे, मैडम सुरिंदर कौर जी। तो मैं उन्होंने उनकी गायकी ने बड़ा इंस्पायर किया है मुझे। और जो संघर्ष रहा है, जो फोक सिंगिंग है, वो मेरे माता जी। मैम एक फिल्म या एक बुक जो विमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है और आप सजेस्ट करोगे हर एक महिला को देखने के लिए, वर्षा जी? फिल्म या बुक, एनीथिंग। कुंदनिका कापड़िया एक गुजराती की बहुत अच्छी राइटर हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सात पगला आकाश मां, जो साहित्य अकादमी से भी अवॉर्डेड है ये पुस्तक। मेरे लिए इट्स वेरी सिंपल। मेरी जो गुरु और मार्गदर्शक एक तरह से रही हैं पिछले 20 साल से, वो ज्यादा बल्कि 25, मल्लाल देव, लल्लेश्वरी, लल्ला, उनको कई नामों से जाना जाता है, जो कश्मीर की जो मिस्टिक पोएट हैं, शैव तांत्रिक हैं, और सभी उन पे माने जितने कश्मीरी हैं सब उनको मानते हैं एज अ शेयर्ड आइकन। सो लल्ला, ललदेव, लल्लेश्वरी, आई थिंक शी इज जस्ट अनदर। गौरी जी? मैं मूवी की बात करूं तो मैं, मेरी जो पर्सनल फेवरेट मूवी है जो औरतों के सशक्तिकरण पे बनी है, जो मैं सोचती हूँ कि बनी है, आखिर क्यों, एक मूवी आई थी स्मिता पाटिल जी की, जी। जिसमें वो गाना था, कोमल है कमजोर नहीं तो, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। एक वो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगती है। और एक मिर्च मसाला आई थी उनकी, नसीरुद्दीन शाह साहब थे, स्मिता पाटिल जी थी, बहुत यूनिक स्टोरी एंड रियली, जैसे एंड में औरतें इकट्ठी होके अपनी ताकत दिखा के इन मर्दों को जैसे खदेड़ती हैं, ऑसम मूवी। और एक मैम की मूवी छोरी मैंने देखी, वो जो लेडी फाइट करती है फॉर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए जैसे फाइट करती है, तो वो भी एक बहुत यूनिक स्टोरी थी। और उसमें भी वो जो उसके अंदर की पावर है, बीइंग वो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन उसके अंदर की पावर जो उसको दर्शाती है कि नहीं, तूने अपने बच्चे को बचाना है, तूने यहाँ से ऐसे निकलना है, ये बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया मूवी। और बुक की बात करें तो मैं इतना तो लिटरेचर नहीं मैंने पढ़ा है अभी तक, तो बुक के बारे में तो नहीं मैम, मूवी। बस मैं मूवीज का ये बता सकती, ये मेरी फेवरेट मूवीज हैं अगर मैं औरतों के सशक्तिकरण की बात करूं। तो आप तीनों नारी शक्तियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं भी अपने मार्ग में हूँ कुछ ना कुछ बनने के, और आपके एक्सपीरियंसेस ने, आपकी लाइफ हिस्ट्री ने मेरे को भी आज बहुत प्रोत्साहित किया। एंड आई थिंक कि जब ये शो होगा तो काफ़ी सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो इसे देखकर काफ़ी कुछ सीखेंगी। मैम, आप अगर लास्ट में कुछ बताना चाहें, हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ डेफिनेटली। मैं तो कहूंगी कि बोलते रहो और करते रहो। बिल्कुल। जी, बहुत सुंदर। मीता जी, आप कुछ और ऐड करना चाहें लास्ट में? नहीं, इन्होंने एकदम अच्छी तरीके से कह दिया, समय बोलते रहो, करते रहो, चलते रहो, बस और अपने से जुड़ते, अपने से ही मार्ग बनाओ, बनाओ। बिल्कुल अपनी 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 सोच से, दूसरे के मार्ग को देखने की जरूरत नहीं, अपना बनाओ। अपना बनाएंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे। जी बिल्कुल, अपना तो अपना हर बन कोई जाएगा। अपना मार्ग बनाता है ना, तो कितने आसान हो जाता है जीवन। हाँ जी, बिल्कुल मैम। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि कई बार हम देखते हैं कि दरवाजा बंद है और लौट जाते हैं, पर एक्चुअली वो दरवाजा हमें एक धक्का मारना है, वो खुल जाएगा और आगे निकल जाना है। ये बहुत जरूरी है याद रखना। जी मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच। प्लीज हमें बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे इन्फ्लुएंस, इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया वर्षा जी, ग्लोरिया जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से थैंक भी यू मीता मैम, थैंक यू, मुझे इट्स एन लुक ऑनर फॉरवर्ड फॉर टू मी सीइंग मैम। यू। थैंक यू थैंक सो यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू वर्षा ऑल्सो मैम। सुची, थैंक यू वेरी मच।